हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीजीएल एग्जाम 2023 के टीयर 1 पेपर का 18 जुलाई के शिफ्ट नंबर 3 का मैथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सेट 10 तक कर चुके हैं, तो ये सेट नंबर 11 होगा। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, थोड़ा मोटिवेट कीजिए हमें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। मैथ्स क्वेश्चन के पास चलते हैं। ठीक है। हाँ, ये आपका पहला सवाल आ चुका है कि पीक्यूआर एक वृत्त में उत्कीर्णित एक समबाहु त्रिभुज है। एक वृत्त है, उसके अंदर आपको एक समबाहु त्रिभुज बनानी है। समबाहु का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है। अब अगला सवाल ये बोलता है आपसे, देखो जरा, कि एस जो है वो चाप क्यू आर पर कोई बिंदु है। वेर इज क्यू आर? पी क्यू आर। अच्छा, हमने ए बी सी बना दिया, थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे। मैं जरा थोड़ा बैक कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये ए बी सी ना होकर के हमने क्या लिखा है इसको? पी क्यू आर। तो चाप क्यू आर पर एस जो है एक पॉइंट है, तो आपसे बोला कि पी एस क्यू। वेर इज पी एस क्यू? पी एस और ये वाला एंगल हो गया क्यू। आपको ये वाला एंगल को फाइंड आउट करना है। तो आप मुझे बताओ, अगर इस जीवा की बात करूं, जीवा पी क्यू, इसके द्वारा ये वाला भी एंगल बन रहा है और इसके द्वारा ये वाला भी एंगल बन रहा है। क्या दोनों एंगल सेम होगा? इस एंगल का वैल्यू कितना था? 60, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक वैसे हम बोल सकते हैं कि एंगल पी एस क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 60। आसान सवाल से हम लोगों ने शुरुआत करें, आगे चलते हैं। हाँ, ये रेस का सवाल बढ़िया सवाल होता है। एक लाइन का सवाल भी ये अच्छा सवाल ही देता है, रेस का सवाल। आइए शुरू करते हैं। 1500 मीटर की रेस में एक्स जो है वाई को 100 मीटर से हराता है और जेड को 240 मीटर से हराता है। ठीक है। अगर हमने ये बोला कि मान लो कोई 1500 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, तो जब तक एक्स यहाँ पहुंचता है ना, तो एक्स के थोड़ा पीछे होता है वाई। कितना पीछे होता है आप बताओ? 100 मीटर पीछे होता है, क्योंकि 100 मीटर से हरा दिया। ये डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। और जेड को 240 मीटर से हराता है, मतलब जेड कहीं और इधर रहा होगा। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 240 मीटर। मतलब एक्स जब 1500 पूरा करता है तो वाई सिर्फ 1400 मीटर पूरा कर पाता है, और जेड सिर्फ कितना पूरा कर पाता है बताओ? 1260 मीटर। ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो जब दोनों का टाइम सेम है, टाइम अगर कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस स्पीड के प्रोपोर्शनेट होगा। यानी डिस्टेंस का रेशियो आप देख सकते हो एक्स और वाई और जेड में। पहले हम एक्स वाई का निकालते हैं, 1500:1400। तो जो डिस्टेंस का स्पीड होगा वही तो स्पीड का, सॉरी, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही तो स्पीड का रेशियो होगा। यानी 15:14 क्या हो गया? एक्स और वाई के स्पीड का रेशियो हो गया। ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही अगर हम एक्स और जेड का स्पीड का रेशियो निकालेंगे, तो 1500:1260। ठीक है, काटो जरा इसको, काटो जरा इसको। तो काटने पे कितना आएगा बताओ? 126 9 से कट रहा है क्या? 6 से भी कट रहा है। तो 6 से कट जाएगा 25 बार में, और ये 6 से कट जाएगा 6 दूना 12, और ये 1। तो एक्स वाई और एक्स जेड का हमको रेशियो मालूम है स्पीड का। तो क्या हम इन तीनों का स्पीड रेशियो निकाल सकते हैं? आप बताओ। ये एक्स 15 यहाँ पे है, ये एक्स 25 यहाँ पे है, तो क्यों ना हम इक्वेट करते हैं 15 और 14, और ये जो है 25 और 21। ये y की स्पीड है, ये z की स्पीड है, लेकिन हमें इन दोनों को इक्वल करना है। तो मैं कह सकता हूँ 25 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 75 हो जाएगा। 15 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? 75। यानी अगर x, y और z का एफिशिएंसी स्पीड की रेशियो निकालनी है, तो 15 गुना 5 हो जाएगा 75। y कितना हो जाएगा? 14 पच्चे 70। और z कितना हो जाएगा? 21 गुना 3 यानी कि 63। तो अब मुझे x से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सवाल क्या पूछ रहा है कि उसी रेस में y जो है वो z को कितनी दूरी से हटाएगा। यानी y और z का स्पीड रेशियो कितना है बताओ? तो आप बोलेंगे 10:9। 10:9।
यानी जब y 1500 मीटर चल जाएगा तो हमने 1500 मीटर लाने के लिए क्या किया, 150 से मल्टीप्लाई किया। तो इधर भी आप मल्टीप्लाई करो 150 से, तो इसकी वैल्यू आएगी 1350 मीटर। इसका ये मतलब हुआ कि जब अगर स्पीड 10:9 है, कि जब ये y 1500 मीटर चल पाएगा तो उस कंडीशन में z सिर्फ 1350 मीटर चल पाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि z 150 मीटर पीछे रहेगा सेम टाइम में। यही सवाल का आंसर है कि z जो है 150 मीटर पीछे होने का मतलब है कि y ने z को 150 मीटर से हरा दिया। क्या आपको बात समझ आई? बहुत ही अच्छा सवाल, लेकिन हमने और अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सॉल्व करना है इसको बोर्ड मां से ही है। इस तरह के सवालों को बड़ा मैं सिंपल तरीके से करता हूँ और बड़ा ही ध्यानपूर्वक करता हूँ, क्योंकि गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ये देखो 5 की पावर 4 का मतलब हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये ऑफ का मतलब क्या है कि पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करके नीचे लाओ, और ये कुछ और नहीं बल्कि 5 का पावर 4 ही होगा, कट के हमारा 1 होने वाला है। मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं पहले। ये अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 बनेगा, और 300 को डिवाइड किया हमने 30 से, तो ये सिर्फ 10 बनने वाला है, और 10 प्लस 25, ठीक है, 10 प्लस 25। और यहाँ माइनस जो था इधर 1 आया था, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ये डिवीजन जो है वो 51 है। तो अगर आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा 35 और -1 34, -1 34, यानी कि 51 बाई 34। बाई क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, डिवीजन। 17 गुना 3, 17 गुना 2, 3/2 इस सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल, ट्रिकी सवाल, बोर्ड मास का सवाल, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी। तो 35 से डिविजिबल होने के लिए हम पहले काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 35 से। 35 गुना 2 70, 18, 8 बच गया, 175, यानी मेरे पास 13 बचा हुआ है। अगर इसमें हम 22 और जोड़ देंगे तो 35 से कटने के काबिल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 22। आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं। टॉफी कंपनी है, 2 अलग अलग फ्लेवर की टॉफी तैयार करती है। अगला सवाल नीचे होगा, तो पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती इस तरह के सवालों में। 17 और 18 में फ्लेवर एक्स के औसत उत्पादन। 17-18 किधर है बताओ, इधर है 17-18, ये वाला 17 और ये वाला 18 का एक्स फ्लेवर की बात कर रहे हैं, मतलब ब्लू जोन। तो 20 और 20 का एवरेज कितना हो जाएगा बताओ, 20 होगा। 20 प्लस 20/2 यानी कि 20 हो गया। 19-20 में वाई के औसत उत्पादन के बीच कितना अंतर है, 19-20 कितना है, 32 और 20 52, 52/2 यानी कि 26। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 का डिफरेंस। और चूंकि हर पैक में 1000 पैक है, तो मैं कह सकता हूँ 6 इंटू 1000 यानी कि 6000 टॉफी का डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़े, 6000 पैक, मतलब जो भी है पैक बोलो, पूरा पढ़ने का मुझे मन नहीं कर रहा है। इस तरह के सवालों को ऑप्शन देके फटाफट मार के हटाइए, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें, ये कैसे बना पाएंगे, देखो जरा। ये फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्यू वाले को बोलते हैं 1 - 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 78 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 12 इंटू 12 12, 18 इंटू 18 18, तो 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 30। अब 12 दूना 24, 18 तिया 54, यानी दोनों बन जाएगा 78, और माइनस लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 78 साइन। अच्छा, ही तो कट जाएगा, हमने आगे देखा ही नहीं, वरना हम लिखते ही नहीं, ठीक है। आप देखो ये पूरा वैल्यू इस पूरे वैल्यू से खत्म हो रही है, आंसर आएगा 30। मुझे ऑप्शन पे एक बार देखना चाहिए था ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या बोलता है कि यदि 120 मीटर कपड़े का मूल्य 9600 है तो 147 का निकालना है। तो 9600 का तुलना कर दो 120 से, निकाल दो 147। 12 अट्ठे 96 और जीरो से जीरो खत्म, यानी 80 इंटू 147।
लास्ट में जीरो तो होगा ही। 8 7 56, हाथ में रहा 5, 8 चौका 32, 5 37, 3 8 3 11,760 रुपये इस सवाल का आंसर है। आसान सा सवाल। एक कैनवास है। कैनवास जब भी होता है तो शंकु के फॉर्मेट में होता है, आपने देखा होगा, तंबू बोलते हैं ना उसको। ठीक है, इसका आपको एक त्रिज्या दे रखा है। त्रिज्या जो है वो सिर्फ 6 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है दोस्त वो कितना है, 8। क्या ये 90 होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये 6 या 8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो तंबू को बनाने के लिए कितने कैनवस की आवश्यकता होगी? अब चूंकि ये नीचे तो मिट्टी है, तो यहाँ कैनवस लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ ऊपर की बात कर रहा है। और ऊपर होता है कर्व सरफेस एरिया, और इसका वैल्यू होता है पाई आर इंटू एल। दशमलव के 2 स्थान तक मतलब डेसिमल आने वाला है। ठीक है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6, एल की वैल्यू 10। 22 छक 132 गुना 10 यानी कि 1320/7। आओ जरा डिवाइड करें। आओ जरा डिवाइड करें। 7 एकम 7, 6 2, 7 8 56, 6 0, 7 8 56, 4 7 5 35, 7 7 49, इतना यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि एरिया है, यूनिट का स्क्वायर होगा। ऑप्शन में सिर्फ इकाई दे रखा है, तो इस इकाई का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी को 2000 में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, 2500। फटाफट दिख रहा है। अगर 3000 में सेल किया तो 20% का लाभ ही तो होगा। क्यों बनाना इस तरह के सवालों को, मन में कर सकते हैं आप। हाँ, ये बढ़िया सवाल है। एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में 85% लोगों ने चुनाव के दौरान अपने मत को डालते हैं। 10% को अवैध घोषित किया। मतदाता सूची में 3 लाख लोगों ने शामिल हुआ और धर्म को इतने वैध मत मिले हैं। तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने परसेंट वोट प्राप्त हुए हैं? ठीक है, अच्छी बात है। अवैध मतों का कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो एक काम करते हैं। अगर टोटल 100 रहा होगा तो 85% लोगों ने वोट डाले, और इस 85 में से आपने बोला कि 10% को अवैध कर दिया, मतलब माइनस कर देंगे 8.5। तो जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट वो है कितना, वो हो जाएगा 8 कम किया तो 77, यानी 76.5% वैलिड वोट है। तो आपसे ये कह रहा है कि इस परसेंटेज का ये वाला वैल्यू कितना परसेंट है। तो ऐसे मैं सोच सकता हूँ, अगर 3 लाख की वैल्यू इतनी है, 3 लाख लोग शामिल होते हैं। ठीक है, तो हम पहले काम करते हैं। 3 लाख, ठीक है, 3 लाख का हम 76.5% निकालते हैं। इस वैलिड वोट का आपसे पूछा कि ये वाला वोट कितना परसेंट है, तो इज इक्वल टू का कितना परसेंट, का कितना परसेंट इज इक्वल टू 137,700। एम आई राइट? देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, तो ये मैं डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे जीरो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 जीरो हम काट के हटाते हैं। ठीक है, 7 दूना 14 4 18, यानी कि 3 से कटने वाला है। ये 3 से अगर तुम काटोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 चौका 12, 1 7 3 5 15, 3 9 27। डबल जीरो से डबल जीरो तुम काट सकते हो। 765 इंटू कितना को हमने x मान लिया, तो x बटा परसेंटेज की वैल्यू 100 इज इक्वल टू 459, यानी x की वैल्यू आने वाली है 459 इंटू 100 बटा 765। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, बट आंसर में चेक करता हूँ कि क्या मैं सही तरीके से जा पा रहा हूँ कि नहीं। 7 6 13 5 18, 9 से कटेगा। 9 5 14 4 18, ये भी 9 से कटेगा। आइए काट के हटाते हैं और आंसर के पास पहुंचते हैं। 9 8 72, 9 5 45, 9 5 45 और 9 एकम 9, 17 25 85, 17 तिया 51। 5 से काट लो आप 20 बार में, यानी 20 तिया 60। और x को हमने माना था कितना परसेंट, यानी x की जो वैल्यू है वो 60% है।
बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, बढ़िया सवाल है। सवाल ने जैसे जैसे बोला हमने वैसे वैसे करते चला गया और आपके पास आंसर सामने आ चुका है। ठीक है, इसका आपके पास भी तरीका होगा कुछ करने का, बट मेरा तरीका यही है जो मेरे दिमाग में पहली बार आता है मैं वही कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि जो सवाल हमने सीखा है कि मुझे उस तरीके से करना है तो वैसे ही करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। आपके दिमाग में एग्जाम हॉल में जो पहली बार आ गया दिमाग में वो आप पहले करके निकल जाओ। ठीक है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चाहे फंडामेंटल तरीका ही क्यों ना हो। एक ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, समान दिशा में इसकी स्पीड से एक और ट्रेन चल रही है, को 25 सेकंड में पार कर लेती है। और समान दिशा की जैसे ही बात करेंगे तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई, बिल्कुल भाई T1 प्लस T2 निकालने के लिए स्पीड रिलेटिव वाला इनटू टाइम, रिलेटिव स्पीड निकाल दो, कितना हो जाएगा बताओ। सेम डिस्टेंस में होने के लिए बोल सकता हूँ उनके माइनस करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम लेता है 25 सेकेंड। मतलब अगर इसको मैं चेंज करूंगा मीटर पर सेकेंड में तो बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, इंटू 25 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा चूंकि ये नीचे है ना, तो 250 मीटर। इन दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 250 मीटर। आसान सवाल। किन्हीं दो प्रकृत संख्याओं के अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग, किन्हीं दो प्रकृत संख्याओं के अंतर का वर्ग यानी x माइनस वाई हमने मान लिया और इसका वर्ग दे रखा है कितना, 324। मतलब मैं कह सकता हूँ कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 18, जो कि 18 का स्क्वायर है। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 144 है। तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर, मतलब आपको ये वाला वैल्यू निकालना है। तो ये निकालने के लिए मैं कह सकता हूँ कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर और +2 इंटू एक्स वाई। समझ में आ गया, क्योंकि ये -2xy देने वाला है तो प्लस कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ना ना, हमने कुछ तो मिस्टेक करा है, बिल्कुल हमने मिस्टेक करा है। जो कि ये प्लस आता है हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। बढ़िया सवाल, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं काम करते हैं जरा। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर निकालना है, धनात्मक अंतर निकालना है। मैं काम करते हैं, हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकालते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों होने चाहिए। मल्टीप्लाई करके आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो मेरे पास x माइनस वाई तो दिया हुआ है, अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लें तो आप बताओ x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है x माइनस वाई के होल स्क्वायर +4 इंटू एक्स वाई के बराबर होता है। इसकी वैल्यू दे रखी है 20, कितना दे रखा है 324। ठीक है, और 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 144। ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ये कितना हो जाएगा, 14 चौका 56 यानी 560, यानी ये बन जाएगा 576। जोड़ने पे कितना आएगा, 5 3 8 और ये 9, यानी कि 900। यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट यानी कि 30। क्या मैंने सही करा है, क्या मैंने x प्लस वाई की वैल्यू सही निकाली, बिल्कुल सही निकाला हमने। तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 18 इंटू 30 दैट इज 18×3 यानी कि 540। और ये तो मेरे सवाल का आंसर है, बेस्ट अप्रोच। ठीक है, आप चाहो और भी तरीके लगा सकते हो, यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लो एक क्वेश्चन क्रिएट करके। आप मन में देख सकते थे कि आखिर मैं क्या करूं फटाफट करके, कि x का वैल्यू 18 से बड़ा हो, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो और मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आए। तो आप देख सकते हैं ये 24 और ये 6। ठीक है, 24 इंटू 6 अगर मैं करूंगा, ये मेथड नंबर 2 है। देखो जरा, थोड़ा लेते हैं, बदमाशी करते हैं इसके साथ। तो 24 इंटू 6 अगर मैं करूँ तो x और y की वैल्यू मान सकता हूँ, क्योंकि x ही 24 क्यों होगा, क्योंकि x हमारा पॉजिटिव वैल्यू, x बड़ा वैल्यू है। 24 माइनस 6 करो 18, मतलब सेटिस्फाइड है। आप एक काम कर लो, 24 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर जो आपसे पूछ रहा है वो करके देखो आंसर आ रहा है क्या। तो ये देखो आपका बन जाएगा 576 माइनस 36, द रिक्वायर्ड आंसर इज 540। द सेम आंसर कम्स हेयर ऑल्सो। ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगे, जो पहले दिमाग में स्ट्राइक करे, फटाफट उस तरीके से करने की कोशिश करिए एग्जाम हॉल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
डी और ई के बारे में क्या कहता है कि डी और ई जो होता है त्रिभुज एबीसी भुजाओं ए बी और एसी पर बिंदु इस प्रकार है। ठीक है दोस्त, देखता हूँ मैं एक ट्रायंगल का निर्माण करता हूँ। ऊपर लिखता है ए बी सी, जिसमें डी और ई भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई जो है वो बी सी के समानांतर है। अगर ए डी और डी बी 7:9 है तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 16 के बराबर। यानी ये भी हमारा 7 और 9 होगा, और ये वाला 7 और ये वाला 16 होगा। क्लियर है? जैसे ही समानांतर दिया हमने सारे का सारा रेशियो फटाफट निकाल लिया। फिर अगली बार में ये बोला इसने कि सी डी और बीई एक दूसरे को एफ पर कर दिया प्रतिच्छेद। तो ये हो गया सी डी और ये हो गया बीई, एफ पर करते हैं प्रतिच्छेद। अगला सवाल क्या बोलता है, तो बढ़िया सवाल होने वाला है मुझे लगता है कि ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल सी बी एफ, वेयर इज डी ई एफ? ये हमारा डी ई एफ ट्रायंगल है। ये देखो जरा, ये वाला ट्रायंगल डी ई एफ है, ये वाला। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल डी ई एफ। और ट्रायंगल सी बी एफ, यानी कि सी बी एफ कौन सा है बताओ? ये वाला सी बी एफ है, ये वाला। तो इन दोनों का आपको क्षेत्रफल का अनुपात, साइड रेशियो मालूम है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारा क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, इसको खराब नहीं कह सकते। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा और ये 1 इधर आएगा, सेटिस्फाइड, सही है ये। कॉस इंटू सेक वैल्यू 1 होती है, सही है ये। अगर ये सेक को उधर भेजूं तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर नहीं, बल्कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है। यानी ये आंसर हमारा क्या है, असत्य है। इसलिए इसका आंसर क्या है, यही ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला सवाल, एक्स वाई जेड में एक्स वाई की वैल्यू, एक्स जेड की वैल्यू दे रखी है। आओ जरा बनाते हैं एक ट्रायंगल। इस शिफ्ट में एडवांस मैथ थोड़े ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं। एक्स वाई जेड की बात करता है अगर, तो आपसे बोला कि एक्स वाई की वैल्यू अगर 4 और एक्स जेड की वैल्यू है 5, क्यू जो है वाई जेड पर एक ऐसा बिंदु है, क्यू जो है वाई जेड पर एक ऐसा बिंदु है जो एक्स क्यू को, कि एक्स क्यू जो है एंगल एक्स को, अरे भाई एक्स क्यू जो है ना वो एंगल एक्स को समद्विभाजित किया, मतलब ये वाला अल्फा तो ये वाला भी अल्फा। जैसे ही समद्विभाजक मुझे पता चल गया, मैं कह सकता हूँ कि इसका और इसका जो होगा वो 4:5 का रेशियो होगा। और वही सवाल आपसे पूछ रहा होगा, वाई क्यू और वाई क्यू जेड जो पूछ रहा है। आसान सवाल, फिगर बनाया, फटाफट आपको आंसर दिखा। एक सीलिंग फैन का जो अंकित मूल्य है वो 4200 रुपया है। दुकानदार इस पर जो है 5% की छूट देता है। तो आप कह सकते हैं कि 4200 बटा 100 इंटू 95, तो ये इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तब भी इसका 14% लाभ होता है, तो पंखे क्रैमुल निकालना, ये जो वैल्यू है ना, ये तब भी 14% लाभ कमा के देता है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वाला अब जो बनेगा ये हमारा सीपी हो जाएगा। कर दो मल्टीप्लाई, 19×25 = 95, 19 छक्का 100 से 100 खत्म, 6 से 7 बार में, 7×5 = 35 और डबल जीरो, 3500 रुपये इसका क्रैमल होगा। आसान सवाल, आगे बढ़ते हैं। 9500 रुपये की राशि के बारे में कह रहा है कि साधारण ब्याज की 8% की दर पर कितने वर्षों में प्राप्त मिश्रधन जो है 11,780 रुपया हो जाएगा। 11,780 रुपया होने के लिए 9500 से कितना एक्स्ट्रा है आप मुझे बताओ। 9500 से कितना एक्स्ट्रा है पहले ये बताओ। अच्छा पहले ये बताओ कि अगर ये टोटल इंटरेस्ट है कितना, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला आपको। तो 11,780 में से 9500 आपने कम किया, तो ये हो जाएगा 1780 और 500 2280। इतना आपको इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 8% इंटरेस्ट मिलता है एक साल में, तो अगर मैं एक साल का एस आई निकालूं तो वो कितना है बताओ। 95 × 8, क्योंकि 95 हमारा 1% के बराबर है, तो हो जाएगा 760 रुपया। क्या मैं सही हूँ? एक साल का इंटरेस्ट 760 रुपया है, तो कितने साल का इंटरेस्ट 2280 रुपया होगा। आप देखेंगे ये इसका 3 गुना है,
मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे? 3। 3 साल में 760 प्लस 760 प्लस 760 मिल करके 2280 इंटरेस्ट हुआ होगा, जिसके वजह से 9500 की राशि 11,780 हो गई होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही ट्रिकी सवाल। आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी के बारे में कहता है कि किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए इसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल ये है कि ए अकेला इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? इस तरह के सवाल आपने एलसीएम लिया, आ गया एलसीएम 60। इसकी एफिशिएंसी हो गई 6, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 10। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की निकालूं, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी आएगा। यानी जोड़ के अगर आधा कर दूं तो 16 5 21 का आधा यानी कि 10.5 इन तीनों की एफिशिएंसी होगी। अगर इन तीनों की एफिशिएंसी में से अगर मैं बी और सी की एफिशिएंसी को बाहर निकाल दूं, जो कि हमारे पास इधर 5 दे रखी है, तो क्या ए की एफिशिएंसी 5.5 आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर मुझे एफिशिएंसी ए की मालूम चल गई तो ए कितना दिन लगाएगा टोटल काम में, इसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर देंगे तो क्या मेरा काम पूरा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। 16/11 इंटू 2, ये बन जाएगा 120/11 डेज। बढ़िया सवाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 5, तो आपको ये वाला वैल्यू निकालना है, ठीक है। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा मैं करना चाहूंगा इस तरह के सवालों को। आप बताओ, अगर x प्लस 1/x दे रखा है तो क्या मुझे x माइनस 1/x निकालना आता है? बिल्कुल आता है। कैसे? 5 का स्क्वायर किया 25, 25 माइनस 4 किया उसका अंडर रूट किया, यानी अंडर रूट 21, ये x माइनस 1/x की वैल्यू है। अब इसके माध्यम से आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही इसका वैल्यू होगा, यानी कि 5 अंडर रूट 21, ठीक है। लेकिन ये मेरा रिक्वायर्ड तो नहीं है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ तक पहुँचने के पहले धीरे 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 करना पड़ेगा। आओ जरा मैं देखता हूँ, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने की कोशिश करूँ तो माइनस है, मुझे प्लस के पास जाना है, तो स्क्वायर करके +4 करो। तो मैं कह सकता हूँ 25 इंटू 21 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर करके +4 किया और फिर से अंडर रूट लगा दिया। थोड़े गंदे सवाल है ये, बिल्कुल दिख रहा है आपको। 250, 250, 500, 25, ये हो जाएगा 529 का अंडर रूट, यानी ये 23 होता है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अब जो है मैं x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे माइनस और यहाँ मुझे प्लस मालूम चल गया। तो 23 गुना 5 115 अंडर रूट 21। एक बार और थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। अगर मैं x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 निकालने की कोशिश करूंगा तो फिर से ये 115 रूट 21 का स्क्वायर करके +4 करके अंडर रूट करना पड़ेगा। भाई यही जो आखिरी स्टेप है थोड़ा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से, करना तो पड़ेगा। आइए जरा कर लेते हैं। बहुत ही गंदा सवाल, बहुत ही घटिया सवाल। ठीक है, सवाल ट्रिकी होना चाहिए। कैलकुलेटिव पूछने से क्या मिल जाएगा मुझे पता नहीं चलता, ठीक है। अधिकारी बना रहे हो कौन सा, आप लगता है कि अकाउंटेंट का काम करवाने वाले हो। अकाउंटेंट कुछ पोस्ट होते हैं बट सारे लोगों को अकाउंटेंट तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ऑफिसर लेवल से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछो। ये क्या आप स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हो? ठीक, कोई बात नहीं। 115 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? तो आप देखोगे 15 का स्क्वायर, क्योंकि ये 100 से 15 ज़्यादा है तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। 25 लिखा हमने, कैरी हो गया 2। 115 प्लस 15 प्लस 2 यानी कि 132, ठीक है। इसमें आपको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 इंटू 5 105, 10, 42 और 10 कितना हो जाएगा 52, यानी कि 5, 42 और 5 47, कैरी हो गया 4, 31 3 63 और 4 67, यानी कि 6, 21 और 6 यानी कि 27।
ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन इतने का हो गया। इसमें +4 करो, यानी कि 277725 +9 29। अब इसका आपको रूट भी निकालना है, तब तो आंसर आएगा। ठीक है, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही गंदा सवाल का एक्सपीरियंस रहा मुझे। तो मैं किधर निकालूं? आओ जरा निकालते हैं इस साइड। ठीक है, आओ जरा निकालते हैं। 277729 इधर हमने इस तरीके से खींच दिया। 4 चौका 16, 5 पच्चे 25, 5 5 इधर भी हो गया 5, ये बन जाएगा 25, यहाँ बचेगा 277, ये बच गया 2, 2 2 लगा दो, यहाँ पे 2 मिल गया, यानी 204 73 29, ये 104। क्या मैं इसको 9 कर लूँ? क्या मैं इसको क्या मैं इसको 7 कर लूँ? 7 कर लूँ? बिल्कुल मुझे लगता है 7 ही होने वाला है, क्योंकि 7 सत्ते 49 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 28 4 32 3 70 3 73, बिल्कुल। तो जो वर्गमूल आया वो कितना आ गया? 527। ठीक वैसे ही अब आखिरी स्टेप में चलते हैं, x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। तो आप 527 और 115√21 को मल्टीप्लाई करो। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी आंसर नहीं आया है। मैंने कहा ना, बहुत ही गंदा सवाल का एक्सपीरियंस है इसका। 527 इंटू 115√21 मल्टीप्लाई करते हैं तो √21 तो आना ही है। ठीक है, 115 गुना 7, 700 और 105 यानी कि 805, कैरी हो गया 80। 115 230 और 80 310, कैरी हो गया 31। 575 और 25 और 6 यानी कि 605, सॉरी 6 तो 606, 606 05 √21। ठीक है, इसको हम लोग फास्ट भी कर सकते थे, लेकिन फास्ट करने में क्या होता है, गलतियां ज़्यादा होती है। थोड़ा टाइम लो, अच्छे से करो, लेकिन सवाल को समझ समझ के करने बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है। ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। आगे बढ़ते हैं, इसका अप्रोच यही है बेस्ट। ए अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए के बारे में चलते हैं कि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, और वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन के दौरान कार्य करता है, मतलब सिर्फ 4 दिन काम करता है। शेष कार्य बी द्वारा पूरा किया जाता है, और कार्य 20 दिन में पूरा हो जाता है। शेष कार्य बी द्वारा पूरा किया जाता है, वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन कार्य करता है, और बाकी बी काम करता है और कार्य 20 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, ये बढ़िया सवाल है। इस तरह के सवाल जो पूछ रहे हैं बार बार, उससे तो ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, अगर ए 15 दिन में काम कर सकता है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि 4 दिन में कितना काम करेगा? 15 दिन के अंदर 100% काम किया, तो 4 दिन के अंदर 100/15 इंटू 4, 20 25 100, सॉरी 5 गुना 20 और 5 गुना 3, यानी कि 80/3% काम तुम्हारा खत्म हो गया। तो अगर मैं इतना खत्म हो गया, तो आप बताओ टोटल काम 100% में से इतना काम बाकी है, तो माइनस करेंगे 300/80, यानी कि 300 माइनस 80 यानी कि 220/3% काम बाकी है, और इस काम को पूरा करता है बाकी बचा हुआ बी। टोटल 20 दिन लगते हैं, 4 दिन कम किया मतलब बी ने 16 दिन काम किए। बी ने 16 दिन काम किए, मतलब ये 16 दिन में इतना परसेंट काम करता है। तो 1% काम 16/220 इंटू 3, तो 100% काम करने के लिए इंटू 100 कितना डेज लगाएंगे ना? बोलो बोलो। यानी 0 से 0 खत्म, ये 8 और ये 11, यानी 8 तरीके 24 और 0 240/11 दिन। ये तुम्हारा बी का वर्किंग आवर है। ए पहले से मालूम है कि 15 दिन में करता है, और बी का अब मालूम चला 240/11। मुझे लगता है कुछ तो मिस्टेक होने वाला है, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का एलसीएम आएगा 240,
तो एफिशिएंसी कितनी आएगी ये बताओ। 15 गुणा 16, सही है क्या? ठीक है। और ये हो जाएगा 11। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे एफिशिएंसी को तो 16 प्लस 11 हो जाएगा 27। यानी क्या ये 3 से कट रहा है? 3 से कटेगा 80 बार में और 3 से कटेगा 9 बार में, यानी 80/9 डेज लगेंगे इन दोनों को मिलकर कार्य को पूरा करने में। आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैंने पहले ही कहा कि मैथ्स के सवालों को आप धीरे धीरे करेंगे तो आप आसानी से उस सवाल को हल कर सकते हैं, जैसा कि हमने करके दिखाया। ये सवाल थोड़ा लग रहा था कैलकुलेटिव है, लेकिन हमने बस करता गया, स्टेप वाइज करते गए और आंसर क्या मिला? 80/9 डेज, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, सही भी है। तो एक बढ़िया सवाल है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से तालिका वाला सवाल आ गया कि 5 अलग अलग विषय हैं। इसके पहले हम लोग ये सवाल कर चुके हैं। नहीं नहीं, इस तरह का सवाल नहीं आया था। ठीक है, आइए करते हैं अंग्रेजी में। तो विषयों में, अलग अलग विषयों में 5 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। यानी 100 में 67% मार्क्स लाया, ये प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत को दर्शाती है, लिखा हुआ है सवाल में। ठीक है, यानी 100 में अगर निकालेंगे तो जो प्रतिशत है वही तो मार्क्स है। लेकिन अगर 150 में बात करें तो 150 में जो परसेंट है वो मार्क्स तो नहीं है। 150 का 70% 105 मार्क्स होता है। अब आपसे ये पूछा कि परीक्षा में हितांश का कुल परसेंट कितना है, हितांश का ही पूछ रहा है। ठीक है, तो इन सबको जरा जोड़ो तो कितना मार्क्स लाता है। टोटल मार्क्स कितना होगा? टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन्ड है उसकी बात करेंगे। तो ऐड करता हूं, तो ये 105 और 67, 172, 172 और 7 5 12 और 5 5 10, 130, 172 और 130 303, 302 और 64 366। क्या मैं सही हूं? तो अगर आपको परसेंटेज ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालना है तो जो मार्क्स आपने प्राप्त किया है बाई टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, 100, 150, 100, 100, 100, यानी कि 550 इंटू 100%। तो आप इस तरीके से निकाल पाएंगे। एक जीरो से एक जीरो खत्म, ऊपर बचेगा 2, इधर बचेगा 11। आप जरा मल्टीप्लाई करो, क्या मैं सही कर रहा हूं? तो 35 दूना 70 और फिर यानी कितना हो जाएगा बताओ? 36 दूना 72 यानी 720, 6 दूना 12 यानी कि तो 732/11। आओ जरा करता हूँ, 11 छक 66, 72, फिर से 11 छक 66, अब 6 बच गया, तो 11 पचे 55, फिर अब 5 बच गया। ठीक है, तो 66.555 ऐसे आने वाला है परसेंटेज में। तो हम लोगों ने आंसर निकाल दिया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए वो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगर ये 150 के बदले सिर्फ 100 दिया होता तो हम कहते कि हमारा मानना बिल्कुल सही है। ये परसेंटेज को हम कन्वर्ट नहीं करते, इस तरीके से हम निकाल देते फटाफट, बट अब हमने कन्वर्ट करना पड़ा है क्योंकि 150 में परसेंटेज दिया था। आगे बढ़ते हैं। ए और बी के बारे में कहता है कि समान रूप से कार्यकुशल है, 5 लाइन का सवाल है। ठीक है, देखता हूँ क्या कहता है। ए और बी समान रूप से कार्यकुशल है मतलब, और किसी न किसी अवकाश नहीं लिया, तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों जो है वो 30-30 दिन काम को लेते हैं करने में, ये नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, ए और बी इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया, जबकि बी ने 5 दिन काम करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया। ठीक है ना भाई? तो मैं एक काम करता हूँ, अवकाश सहित लेके चलता हूँ। अगर मैं ए की बात करूँ, बी की बात करूँ, तो ए ने 4 दिन काम किया, 5वें दिन अवकाश लिया और फिर 6ठे दिन काम किया। फिर बी ने ये 5 दिन काम किया, 5 दिन काम किया और 6ठे दिन क्या कर लिया? अवकाश। समझ रहे हो बात? ए ने 4 दिन काम किया, 5वें दिन रेस्ट लिया, फिर 6ठे दिन काम किया। इस तरीके से बोल सकता हूँ कि अगर 6 दिन में ये 6 दिन काम किया। ठीक है? ठीक वैसे ही फिर ये 1 दिन काम हो चुका, मतलब ये एक शिफ्ट ये हो गया, ऐसे मान लो। फिर ये
7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन काम करेगा, फिर रेस्ट लेगा, 10, 11 और ये 12वां दिन काम करेगा। ठीक है, फिर ये देखो एक रेस्ट ले चुका है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दिन काम करेगा, फिर यहाँ पे रेस्ट ले लेगा। इस तरीके से बोल सकता हूँ। फिर 2 काम कर चुका है, तो 13, 14 काम किया, ये रेस्ट ले लिया 15 को, फिर 16, 17, 18, फिर रेस्ट ले चुका है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 17 तक काम किया, 18 को रेस्ट लिया। ऐसे कर सकते हैं। दिस इज द ओनली वे पॉसिबल जिससे कि सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप बताओ, ये 6 दिन का शेड्यूल 3 बार मुझे मिला, ठीक है, और ये 6 दिन में आप देखो, ए भी 4 दिन और 1 दिन 5 दिन काम किया, और बी भी 5 दिन काम किया, मतलब 6 दिन में ये दोनों लोग 5 + 5 दिन काम करते हैं। ठीक वैसे ही इधर भी आप देखोगे 6 दिन के अंदर 5 + 5 दिन काम करते हैं, और 6 दिन के अंदर 5 + 5 दिन काम करते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि दोनों लोग 15 दिन और 15 दिन काम करते हैं। ठीक है, 15 दिन और 15 दिन काम करते हैं, लेकिन इसके लिए 6 + 6 + 6 18 दिन लगते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि ए अकेला 30 दिन में काम किया, बी अकेला 30 दिन में काम किया, एलसीएम 30, इफिशियंसी 1, तो दोनों मिल करके इस काम को 30/2 यानी कि 15 दिन में काम किया। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों लोग अगर 15-15 कंप्लीट डेज काम कर लेते हैं तो काम पूरा हो जाएगा। आपने यहाँ देखा कि 15 + 15 डेज काम कर चुके हैं, लेकिन इस काम को करने में इन लोग को 18 दिन लगता है। यानी अगर कोई काम 1 अगस्त को शुरू होता है तो वो 18 अगस्त को खत्म होने वाला है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से, मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ऑफ दिस शिफ्ट आप कह सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राघव के अनुसार, राघव के अनुसार उसका वजन जो है ना वो 64 से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन 74 से कम है। एक ये हो गया। उसकी बहन राघव की बात समझ नहीं सोचती कि उसका वजन बोलती है कि 60 से बड़ा है लेकिन 69 से कम है। माँ का मानना है कि 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 68 से कम ही होगा, इनका ये मानना है। उनके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो राघव के संभावित वजनों का औसत क्या है? आप बताओ, 67 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं, ये देखो जरा, ये 69 सभी अपने वजन में सही हैं, तो आप बताओ इसका वजन क्या हो सकता है? 66 हो सकता है, क्योंकि 64 से बड़ा है, ठीक है। माँ ने बोला कि 68 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब 67 भी हो सकता है, और 64 से बड़ा हो सकता है यानी 65 भी हो सकता है। इन तीनों के माप का अगर आप संभावित वजन निकालेंगे तो 65 + 66 + 67/3 दैट इज 66 इस सवाल का आंसर है। ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर + बी स्क्वायर + सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो आपको इस वैल्यू का मान निकालना है। ये तभी संभव हो पाता है जब a = b = c होता है। तो हमने क्या किया, a b c को बराबर ले लिया, तो a की पावर 4 कॉमन निकालोगे तो b और c बाहर आ जाएगा, 11 + 13 + 17। और यहाँ भी अगर आप a स्क्वायर b स्क्वायर बाहर निकालोगे तो b स्क्वायर c स्क्वायर भी बाहर आने वाला, 17 + 9 + 15। ए स्क्वायर जब सब कुछ बराबर ही है तो इसको इससे हम काट सकते हैं, ये बन जाएगा आपका 41, राइट। 30 से 11 41, ये बन जाएगा 24 17 41, यानी कट के आंसर आ जाएगा 1। आसान सवाल, बढ़िया सवाल। बस ये आपको मालूम होना चाहिए था कि इसकी वैल्यू तब हुई होती है जब a = b = c होता है। साइन = कॉस तभी होता है जब इन दोनों का सम जो होता है, दोनों का सम जो होता है वो 90 के बराबर होता है। 25 25 काट लो, 5 कॉमन लिया आपने, x + y की वैल्यू है 90। आपसे पूछ दिया x + y का मान, 5 से काट लो 18 बार में, x + y की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। क्या ये सवाल का आंसर है? बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि आपको इसे पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल।